नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट्स तो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित संपादकीय में अखबार सीधी बात कहता है, ट्रंप ने जिस कीमतें गिरा दूंगा वाले वादे पर सत्ता पाई थी, वही आज उनकी सबसे बड़ी नाकामी बन गया है। 10 महीने हो चुके हैं, लेकिन ना दूध सस्ता हुआ, न राशन, ना बिजली, ना कारें। महंगाई वहीं 3% के करीब अटकी है और कई चीजें तो महंगी हो गई हैं। मकसद साफ है, ट्रंप ने असंभव वादा तो किया ही, साथ ही साथ ऐसी नीतियां लागू की जिससे आम अमेरिकियों की जेब पर और बोझ बढ़ा। संपादकीय समझाता है, शुरुआत में कोविड के असर कम होने से महंगाई थोड़ी घटी थी, लेकिन जैसे ही ट्रंप की नीतियां लागू हुई, खासतौर पर आयात पर भारी टैरिफ, महंगाई फिर चढ़ गई। टैरिफ असल में एक तरह का टैक्स है और अब कंपनियां इसका बड़ा हिस्सा ग्राहकों पर डालने लगी हैं। यही वजह है कि आने वाले महीनों में कीमतें और बढ़ने की आशंका है। अनुमान है कि सिर्फ टैरिफ की वजह से एक अमेरिकी परिवार पर करीब $1800 का वार्षिक अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। लेख ये भी बताता है कि ट्रंप की सख्त और अव्यवस्थित इमिग्रेशन नीति ने मजदूरों की कमी पैदा कर दी है, जिसकी वजह से खाना पीना और रोजमर्रा की चीजें और महंगी हो रही हैं। ऊपर से सरकार ने मेडिकेड, फूड स्टैम्प और हेल्थ इंश्योरेंस सब्सिडी जैसी योजनाओं में कटौती कर दी है, जिससे गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। आय बढ़ने की रफ्तार कीमतों की बढ़त से कम है और कम आय वाले परिवार सबसे ज्यादा पिस रहे हैं। संपादकीय का लहजा आलोचनात्मक है। ट्रंप पहले कहते थे, बच्चों के कम खिलौने खरीद लेना। अब चुनावी झटकों के बाद दावा कर रहे हैं, हर चीज की कीमत नीचे है। जबकि हकीकत, दुकान पर जाकर खरीदारी करने वाला हर व्यक्ति जानता है कि दाम बढ़ रहे हैं। अखबार कहता है कि राष्ट्रपति को झूठे दावों में वक्त गंवाने के बजाय ये समझना चाहिए कि लोग किन मुश्किलों से गुजर रहे हैं। अंत में अखबार सुझाव देता है, अगर ट्रंप सच में महंगाई कम करना चाहते हैं, तो पहले अपने ही बनाए नुकसान को रोकें। बिना वजह के टैरिफ हटाएं, हेल्थ इंश्योरेंस सब्सिडी बढ़ाएं, कानूनी इमिग्रेशन को आसान बनाएं और नीतियां ऐसी लाएं जो घर, ऊर्जा और रोजमर्रा की जिंदगी को सस्ता कर सकें। लेकिन अखबार तंज भी करता है कि ट्रंप नीति निर्माण के कठिन काम में रुचि नहीं लेते। वो बाथरूम को मार्बल से सजाने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं, जबकि देश को ऐसी सरकार चाहिए जो कम से कम टॉयलेट पेपर की कीमत पर तो ध्यान दे, जो इस साल 3% तक बढ़ चुका है। लेट्स माई आज का अखबार। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय में अखबार एक सीधा और जरूरी सवाल उठाता है, फिल्मों और टीवी में इतनी बातें विविधता की होती हैं, लेकिन जब बात दिव्यांग कलाकारों की आती है तो इंडस्ट्री अभी भी बहुत पीछे है। नस्ल और जेंडर पर संवेदनशीलता बढ़ी है, लेकिन डिसेबिलिटी को लेकर सोच अब भी पुराने स्टीरियोटाइप में फंसी है। डेटा बताता है कि पिछले 100 साल में सिर्फ 3 दिव्यांग कलाकारों को ऑस्कर मिला, जबकि 25 सक्षम कलाकारों ने दिव्यांग किरदार निभाकर अवार्ड जीते। अखबार कहता है, ब्लैकिंग अप बैन हो सकता है, लेकिन क्रिपिंग अप आज भी आसान रास्ता माना जाता है। इस संदर्भ में फिल्म विग्ड फॉर गुड का जिक्र अहम है। ये कहानी अलग दिखने और भेदभाव झेलने वाली चुड़ैल पर है, लेकिन उसकी दिव्यांग बहन का किरदार हमेशा सक्षम कलाकारों ने निभाया। पहली बार मरीसा बोर्ड, जो व्हीलचेयर यूजर हैं, को ये रोल मिला और फिल्म ने इस किरदार को और गहराई दी है। ये बदलाव सिर्फ कास्टिंग नहीं, बल्कि एक बड़ी सोच का संकेत है कि किरदार को फिक्स करने की जगह उसे पूर्ण व्यक्ति के रूप में दिखाया जाए। लेकिन लेख ये भी बताता है कि दर्शकों की मानसिकता अभी भी बदलनी बाकी है। बोर्ड को ऑनलाइन भद्दे और हानिकारक कमेंट झेलने पड़े। अखबार साफ कहता है कि असली सुधार इंडस्ट्री के अंदर होना चाहिए। एक अध्ययन बताता है कि 2016 से 2023 के दौरान अमेरिकी टीवी में जितने दिव्यांग किरदार दिखे, उनमें से सिर्फ 21% में असली दिव्यांग कलाकार थे। ब्रिटेन में भी हालात ऐसे ही हैं। सेट से लेकर स्टूडियो तक बुनियादी सुविधाओं की कमी है
और व्हीलचेयर यूजर को अंदर लाना एक मुश्किल या अनावश्यक माना जाता है। द गार्जियन याद दिलाता है, जब ऑन स्क्रीन जानवर बोल सकते हैं और लड़कियां उड़ सकती हैं, तब सेट पर एक रैंप बनाना नामुमकिन कैसे हो सकता है। लेख पुराने उदाहरण भी देता है, जहां दिव्यांगता को खिलनायकी या डर की छवि से जोड़ा गया, जैसे द विचेस में 3 उंगलियों वाला रूप या बॉन्ड फिल्मों में चेहरे के फर्क को विलन का संकेत बनाना। इसके उलट बीबीसी की मैलोरी टॉवर्स जैसी आधुनिक री इमेजिनिंग में ऐसे कलाकार शामिल किए गए जिनकी अपनी शारीरिक विशेषताएं कहानी का भाग नहीं बल्कि सामान्य मानवीय विविधता है। अंत में अखबार जोर देकर कहता है कि आज जब इंक्लूसिविटी को लेकर अचानक विरोध बढ़ रहा है और कुछ लोग विक्ट को वोक हॉगवर्टर्स कहकर मजाक उड़ा रहे हैं, तब असली और ऑथेंटिक कास्टिंग पहले से ज्यादा जरूरी है। निर्देशक जॉन एम टू ने विक्ट के जरिए अमेरिकी परिकथा को नए ढंग से पेश किया है और अब ब्रॉडवे भी वही रास्ता अपना रहा है। लेकिन द गार्जियन का संदेश साफ है, बदलाव तभी पूरा होगा जब स्क्रीन पर नहीं बल्कि लेखन, क्रू और नेतृत्व में भी दिव्यांग लोगों को जगह मिले। जैसे अल्फागा गाती है, हर किसी को उड़ने का मौका मिलना चाहिए। द हिंदू में प्रकाशित संपादकीय में अदालत और सरकार के बीच चल रही उस बड़ी बहस को सामने रखा गया है, जो देश में पर्यावरणीय मंजूरियों के तरीके को तय करती है। लेख साफ तौर पर कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला, जिसने मई 2025 के अपने ही आदेश को पलटकर घटनोत्तर पर्यावरणीय मंजूरियों यानी काम शुरू होने के बाद दी जाने वाली मंजूरी को सीमित रूप में फिर से संभव बना दिया है, एक तरह से मजबूरी की उपज है, ना कि कोई आदर्श रास्ता। संपादकीय समझाता है कि हमारे पर्यावरण कानूनों का पूरा ढांचा पहले मंजूरी फिर काम के सिद्धांत पर खड़ा है। बड़ी परियोजनाओं का पर्यावरण पर क्या असर होगा, ये काम शुरू होने से पहले जांचा जाए। यही ईआईए व्यवस्था की मूल भावना है। अदालत ने कई पुराने मामलों, कॉमन कॉज, एलेम्बिक फार्मा वगैरह में साफ कहा था कि काम बाद में शुरू करना और मंजूरी पहले पाना अनिवार्य है। इसलिए मई में कोर्ट ने कहा था कि काम शुरू हो जाने के बाद मंजूरी देना पूरी तरह गलत है। लेकिन नया फैसला कहता है कि कुछ अपवाद हो सकते हैं, जहां प्रोजेक्ट पर पैसा बहुत खर्च हो चुका है, काम काफी आगे बढ़ चुका है और तुरंत रोकना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे मामलों में जुर्माना लगाकर या कुछ शर्तों के साथ नियमितीकरण किया जा सकता है, यानी मंजूरी अभी भी अपवाद, नियम ना बने। लेख का असली संदेश ये है कि घटनोत्तर मंजूरी मूल रूप से पर्यावरणीय जांच का उद्देश्य ही खत्म कर देती है, क्योंकि जब प्रोजेक्ट बन ही चुका है तो पर्यावरण पर असर को पहले से रोकने का सवाल ही नहीं बचता। बस बाद में सुधार या जुर्माने की औपचारिकता बचती है। ये व्यवस्था उस सोच के खिलाफ है जिसने 1990 के दशक से भारत में पर्यावरण न्याय को मजबूत किया। संपादकीय ये भी कहता है कि सरकार ने पहले 2017 की अधिसूचना और कई आंतरिक आदेशों के जरिए ऐसी मंजूरियों को लगभग आम बात बना दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें रद्द तो किया, लेकिन पहले से दी गई मंजूरियों को बरकरार रखकर असमान स्थिति पैदा कर दी। और अब नया फैसला उसी असमानता को ठीक करने के नाम पर पुरानी छूटें वापस ला रहा है। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए। लेट्स माइक। नमस्कार।